Hello everyone, welcome to Meridian classes. Today we are going to discuss about physics first topic, which is about electrostatic. So what is electrostatic? इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीधा सा मतलब है कि जहाँ पर जो चार्ज है वो स्टैटिक कंडीशन में है, वो चल नहीं रहे हैं। चार्ज दो तरह से काम कर सकते हैं, या तो चार्ज रुके हुए होंगे या फिर वो फ्लो कर रहे होंगे। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस समय हम उसको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पढ़ेंगे, और अगर चार्ज रुका हुआ है तब वो क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा, उसके ऊपर क्या फोर्स वर्क करेंगे और वो किस तरह से कोई भी सिचुएशन क्रिएट करेगा, इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पर चार्ज के बारे में है, और स्टैटिक मीन्स जो रुका हुआ है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो रुका हुआ है वो स्टैटिक है। तो सेम डेफिनेशन दूसरी भी दी गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत पुराना टर्म है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ज़्यादातर हम जो जानते हैं, जितने हमारे पास सोर्सेस हैं, उनके अकॉर्डिंग 6000 BC में इसकी शुरुआत हुई थी। 6000 BC के समय में एक पर्सन है थेल्स, इन्होंने बताया था कि एक पत्थर होता है और वो पत्थर के पास एक ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर उसको बुल से या बिल्ली का जो फर होते हैं उनसे अगर उसको रब किया जाए तो वो चीज़ एक ऐसा पावर गेन कर लेती है कि छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसा आपने बचपन में किया होगा, अगर कंघी से या फिर आपने पेन से अपने बालों को रब किया और छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कराया हो कागज़ के। सेम चीज़ इन्होंने देखी। ये वो पार्टिकल है, पीला पत्थर होता था और इसको हम एम्बर कहते थे। तो एम्बर हम आज कहते हैं, एक्चुअली उस समय इसका नाम इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, जो ग्रीक लैंग्वेज थी, क्योंकि 6000 BC के समय में जो सभ्यताएं रहीं उस समय ग्रीक एक बहुत बड़ी सभ्यता थी इंडिया के साथ में। तो उस समय के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक छोटी सी बात बताई कि इस पत्थर को, जिसको उस समय इलेक्ट्रॉन कहा गया, बाद में आज हम एम्बर कहते हैं, पीला पत्थर होता है, बाल्टिक सी में पाया जाता है ज़्यादातर यूरोप में। तो उसको अगर हम बुल से या बिल्ली के फर से, कैट के फर से अगर हम उसको रब करें तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के वे में समझ सकते हैं। होता क्या है कि यहाँ से जो चार्ज हैं वो अगर यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो क्या होगा, एक चार्ज एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो गए तो इसके पास एक छोटा सा पावर आ जाएगा। वो पावर क्या होगा, किसी दूसरी छोटी चीज़ को अट्रैक्ट करने का। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाया गया। थेल्स ने अपनी बातें समझा दी, थोड़ा बहुत लोगों ने समझ भी लिया, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें एक तरह से स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई। क्योंकि साइंस ऐसा नहीं है कि उस समय तेज़ी से डेवलप हो रहा था। साइंस को डेवलप होने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो साइंस से ज़्यादा ज़रूरी थी लोगों को। तो उस समय साइंस का एवोल्यूशन बहुत तेज़ी से नहीं हुआ। इसके बाद जो तेज़ी से एवोल्यूशन होता है वो 16वीं सेंचुरी में होता है। साइंस का भी हुआ तो साइंस के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी ज़रूर होना चाहिए था, तो वो भी हुआ। एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट। गिलबर्ट ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि एम्बर अकेला ऐसा नहीं है, मतलब एम्बर के पास अकेली एक ऐसी शक्ति नहीं है कि वो किसी चीज़ को हम उससे रब करेंगे और फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। और उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि गिलास हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है, सल्फर हो सकता है, पित्त हो सकता है। तो अकेला एम्बर नहीं है। ये किसने बताया? गिलबर्ट ने बताया। तो गिलबर्ट ने बताया कि इनके साथ अगर हम किसी भी चीज़ को रब करें, जैसे सिल्क के किसी कपड़े को, फर को, बुल को, तो हम क्या देखेंगे कि सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी जो एम्बर में आई थी। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ये किसी एक चीज़ की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ में हो सकती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, या यहाँ हम कैट को देख सकते हैं, जिसके फर पे क्योंकि चार्ज इकट्ठे हो गए, इस वजह से ये छोटे छोटे थर्माकोल के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो गिलबर्ट हमें ये बताकर चले गए।
इससे आगे की थ्योरी अभी भी क्लियर नहीं थी। तो फिलहाल हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करता है दो चीज़ों को रब करने पर। थर्ड साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इन्होंने जो अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दी थी। तो 1776 के टाइम पर इन्होंने एक बहुत बड़ी फाइट लड़ी थी ब्रिटेन के खिलाफ और देश को आज़ाद कराया था अमेरिका को। और इनकी एक ही थ्योरी नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ में ये भी एक चीज़ थी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये भी पता लगाया कि चार्ज होते कैसे हैं। अभी तक चार्ज के बारे में बातें चल रही थी कि एबोनाइट को बुल से रब करेंगे या गिलास को फर से रब करेंगे तो उनके बीच में कुछ ऐसा होता है कि उनके अंदर अट्रैक्शन आ जाता है, बस इतना ही पता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन निकल कर आए और उन्होंने समझाया कि चार्ज जो हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ पावर की बात कर रहे थे कि इनके अंदर एक पावर आ जाता है जिसकी वजह से ये दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आए तो उन्होंने समझाया कि इनके अंदर जो पावर है वो चार्ज की वजह से आता है, और चार्ज को उन्होंने कहा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। वो उन्होंने क्यों देखा, जैसे कि उन्होंने गिलास को फर से रब कराया तो गिलास के अंदर प्रॉपर्टी आ गई और फर के अंदर आ गई। सेम उन्होंने एबोनाइट और सिल्क से कराया तो एबोनाइट और सिल्क के बीच में भी कुछ कंडीशन आ गई, कुछ अट्रैक्शन की वैल्यू आ गई। फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ जो एबोनाइट है और दूसरी तरफ जो फर है उनको आपस में देखा तो वो भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो चार्ज का डिफरेंस हुआ है सेम चार्ज का डिफरेंस दूसरी तरफ हुआ था। मतलब चार्ज सिर्फ दो ही तरह से चेंज हो रहा है, या तो पॉजिटिव हो रहा है या फिर वो नेगेटिव हो रहा है। नाम वो कुछ और भी दे सकते हैं, पॉजिटिव को कुछ और कह सकते थे, नेगेटिव को कुछ और कह सकते थे, लेकिन रहते वो दो ही टाइप के, चार्ज के दो ही चीज़ें रहती हैं, दो ही टाइप रहते हैं। नाम उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिया, क्योंकि अगर वो आपस में मिल जाएंगे तो फिर से वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उस समय की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने जो सोचा और उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में बता दिया। आगे चलकर ये बात एकदम सही हुई, उन्होंने जो बोला था बिल्कुल उसी तरह से चार्ज दो टाइप के ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आज हम देखते हैं तो हमें पता है कि कंडीशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है। एक्चुअल सिचुएशन ये होती है, और ये हमें बहुत बाद में जाकर पता चला, ये हमें 20th सेंचुरी में पता चला, और ये कब के हैं, 18th सेंचुरी के। मतलब ये हमें 1900 के बाद जाकर पता चला कि एटम कैसा होता है। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की और फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, तब जाकर हम जान पाए कि एटम कैसा होता है और चार्ज एक्चुअल में आते कहाँ से हैं। अभी तक चार्ज के नाम पर हम क्या सोचते थे कि चार्ज मतलब कोई एक पर्टिकुलर मास की कोई चीज़ होती होगी जिसकी वजह से एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। आज हम जानते हैं क्या, कि एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो चार्ज कौन है, एक तो वो प्रोटॉन होता है चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, और जो ट्रैवल कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसका मतलब जितनी भी चीज़ों में अभी हम देख रहे थे कि दो चीज़ें रब करती हैं और एक से दूसरे में चार्ज चला जाता है, वो चार्ज क्या जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जाता है। ये हमें आज पता है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिर्फ कितना समझाया हमें कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ज को किसने क्लासिफाइड किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक, आगे कुछ चीज़ें समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। आई होप आप कई लोगों को पता होगा कि कंडक्टर क्या होता है या इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर नाम से ही है कि जिसके अंदर से चार्ज कंडक्ट हो जाए या फिर फ्लो हो जाए, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो जितने भी मेटल हैं वो कैसे होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कई सारे हो सकते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। अगर हम इनको चार्ज देंगे तो उसमें से फ्लो हो जाएगा, वो कहीं पर रुकेगा नहीं।
तो ऐसे हम मटेरियल को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। उसी की जगह ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या फिर है तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन फ्री कंडीशन में नहीं है। देखो इसके पास डी ब्लॉक होता है या एफ ब्लॉक होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, 5 ब्लॉक हैं या 7 ब्लॉक हैं, एफ ब्लॉक में 7 ब्लॉक होते हैं या डी ब्लॉक में 5 ब्लॉक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास फ्री मूवमेंट करने के लिए काफ़ी स्पेस होता है। तो कंडक्टर क्या है, मेटल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इंसुलेटर के साथ दिक्कत क्या है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो यहाँ पर चार्ज का जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, वो चीज़ इंसुलेट हो जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर क्या है, जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, एवोनाइट हो गया, एम्बर भी हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, या प्लास्टिक हो गया, ये सभी चीज़ें इंसुलेटर हैं। ये चीज़ हमें क्यों ज़रूरी थी समझना कि इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, ताकि आगे जब हम अभी जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है चार्ज करने की, कि दो चीज़ों को हमने रब किया और एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया और उनके बीच में एक पावर आ गया कि वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे, वो मेथड क्या है, वो मेथड है चार्जिंग का, कि हम किसी चीज़ को चार्ज कर रहे हैं। लाइक थेल्स ने जब सबसे पहले फर से एम्बर को रब किया होगा तो वो यही मेथड यूज कर रहे थे, मेथड ऑफ चार्जिंग। लेकिन आज हम उसको अच्छे से जानते हैं कि उसको किस तरह से समझाया जा सकता है या क्या उसके अंदर होता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरह के होते हैं एक्चुअल में। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इंडक्शन। आपकी बुक्स में 2 टाइप का हो सकता है बताने के लिए, क्योंकि एक डिफरेंस आ जाता है छोटा सा। जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन सिर्फ इंसुलेटर में होता है। अगर हम किसी चीज़ को चार्ज कर रहे हैं और अगर वो उसको फ्रिक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंसुलेटर में हो पाएगा। अभी हम समझेंगे कैसे। जबकि अगर हम कंडक्शन या इंडक्शन की वजह से किसी चीज़ को चार्ज कर रहे हैं तो वो एक कंडक्टर में होगा। अब ये समझ आ जाएगा बस 2 मिनट में। देखो फ्रिक्शन से जब हम किसी चीज़ को चार्ज करते हैं तो मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को रब किया, रब करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अगर ये इंसुलेटर ना हो मेरे हाथ तो क्या होगा, अगर ये कंडक्टर होगा, ये हाथ मेरे कंडक्टर हों तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो तो हो गया, इस हाथ से यहाँ पर हथेली पर इलेक्ट्रॉन तो आ गए, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं और फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर करता क्या है, चार्ज को फ्लो कर देता है, यहाँ चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। और जब चार्ज इकट्ठा नहीं होगा तो चार्ज बचा ही नहीं कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर हम उसको देख सकें। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर मैं किसी दूसरी चीज़ को लाऊंगा अट्रैक्ट करने के लिए, जो मैं एम्बर में कर रहा था, जो मैं एवोनाइट में कर रहा था या ग्लास में कर रहा था, तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है। अगर ये इंसुलेटर होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आए तो वो इकट्ठे रह गए, फ्लो नहीं हो पाए। और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बन जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बन गई तो यहाँ वो पावर आ जाएगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके। तो फ्रिक्शन हम क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ों को रब कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन ही है। तो फ्रिक्शन सिर्फ किस पे काम करेगा, इंसुलेटर पे, कंडक्टर पे काम नहीं कर सकता है। लाइक 2 मेटल को ही रब करें तो मेटल रब करने पे ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज तो फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला मेथड है फ्रिक्शन, वो सिर्फ कहाँ काम करेगा, इंसुलेटर में। बाकी जो 2 मेथड हैं वो किसके लिए हैं, कंडक्टर के लिए हैं। तो एक तो है कंडक्शन, दूसरा है इंडक्शन। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो इनको हमें ध्यान रखना है कि कैसे काम करता है। फ्रिक्शन यहाँ पर समझाया गया है। देखो ये रॉड है, इसके साथ इसको रब किया जा रहा है क्लॉथ के साथ। थोड़ी देर बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फ्लो नहीं होंगे चार्ज, क्यों? क्योंकि ये भी इंसुलेटर है और ये भी इंसुलेटर है।
अब जब हम कंडक्टर में बात करेंगे तो कंडक्टर में हमें क्या करना है, अगर हमें चार्ज को रोकना है तो चार्ज को रोकने के लिए हमें उसके साथ में उसको आइसोलेटेड रखना पड़ेगा। आइसोलेटेड रखने से हमारा क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब क्या है कि यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं होगा, यहाँ चार्ज इकट्ठा तो हो जाएगा लेकिन यहाँ नीचे नहीं जाएगा, तो जितना चार्ज है वो इतने में ही रह जाएगा। तो इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है, इंसुलेटिंग स्टैंड की यहाँ पर। अब काम कैसे करता है, तो बाई कंडक्शन अगर हम किसी चीज़ को चार्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो क्या है, यही सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। एक चीज़ है जो हमारे पास चार्ज कंडीशन में है और दूसरा एक स्पेयर है जो चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको हमने बोल दिया A, इसको बोल दिया B। अब हमें B को चार्ज कराना है, इसके अंदर भी चार्ज लाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से टच करा दूंगा जैसा यहाँ पर करा दिया। तो जैसे इसको यहाँ से टच कराया, क्योंकि दोनों ही कंडक्टर हैं तो कंडक्टर में तो क्या होगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो चार्ज फ्लो होकर कहाँ पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया। यहाँ जितना चार्ज था उसका कुछ अमाउंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसके पास भी क्या होगा, चार्ज आ गया। थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन हटा देंगे। हमने जैसे इसको हटाया तो जितने चार्ज पहुंच गए थे वो तो पहुंच गए, बाकी सब रह गया। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें से कुछ चार्ज कम हो गया होगा, क्योंकि क्या हुआ, इसी में से तो चार्ज यहाँ पहुँचा है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि कंडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी का यूज कर रहे हैं कि दो कंडक्टर को आपस में मिलाया तो इससे चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो गए। इसमें पहले से चार्ज थे और फिर वो दूसरे में चले गए और इसकी वजह से वो दूसरा भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। थ्योरी लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से इंड्यूस हो जाना या किसी चीज़ से प्रेरित हो जाना, हिंदी में कहें तो। प्रेरित होने का मतलब क्या है कि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव से आप इतने अफेक्टेड हो गए कि आपके अंदर भी वो प्रॉपर्टी आ गई। इसको कहते हैं हम इंडक्शन। इसमें हो क्या रहा है कि सपोज ये एक मेटल है, ये पूरा इंसुलेटिंग है, यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। अब ये जो स्पेयर है इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हम किसी को इससे टच भी नहीं कराएंगे और फिर भी इसके अंदर चार्ज इकट्ठा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज पास में लाते हैं इसके। ये तो न्यूट्रल है, लेकिन ये किसका बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है। इस दूसरे चार्ज को हम इसके पास में लाए यहाँ पर। तो जैसे इसके पास में लाएंगे, सपोज यहाँ पर मैं, ये जो चीज़ है ये नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव को इधर लाएंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर फैले होंगे, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर फैले होंगे पूरे में कंडक्टर में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे रिपल करेंगे, क्योंकि हमेशा नेगेटिव को रिपल करता है, पॉजिटिव को रिपल करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो इकट्ठे नहीं होंगे इस जगह पर, तो वो दूर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इधर पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, क्योंकि रिपल्सन लग रहा है, इसका रिपल्सन इस पर लग रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि रियल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये आ गया हमारा। लेकिन अगर मैं इसको अभी हटा दूँ, इसको सपोज में हटा दूँ, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि सारे चार्ज फिर से मिक्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिर से भागने लगेंगे अपनी जगह और पूरा मिक्स हो जाएगा। फिर से ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हमें तो चार्ज को बनाए रखना है, चार्जिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अर्थिंग दे देंगे। अर्थिंग देने का मतलब क्या है कि हमने एक सिरे को अर्थ से जोड़ दिया।
दूसरे सिरे को हमने जो ये वाला है नेगेटिव वाला, इसको अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ के लिए ध्यान रखना है कि अर्थ लाइक ए ओशियन ऑफ चार्ज। जैसे समुद्र में पानी बहुत सारा होता है, डेली नदियाँ उसमें जाकर पानी उड़ेल रही हैं, लेकिन क्या हम कभी देखते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ गया? बढ़ता भी है तो बहुत माइनर बढ़ता है, वो भी ग्लेशियर्स वगैरह के पिघलने से। देखा जाए तो जो समुद्र का लेवल है, जो ओशियन लेवल है, सी लेवल है, वो एकदम फिक्स होता है, उसमें कितना भी पानी हम डाल दें, कितना भी पानी निकाल लें। अर्थ के साथ भी सिमिलर मानकर चलना है कि अर्थ में अगर हम कितना भी चार्ज दे दें या कितना भी चार्ज निकाल लें, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब अर्थ कभी चार्ज लेने से मना नहीं करेगा, जैसे समुद्र पानी लेने से मना नहीं करेगा कि उसका लेवल इतना ऊपर हो गया कि पानी उसमें अब जा ही नहीं रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम अर्थिंग करेंगे, आगे भी जब हम पढ़ते जाएंगे तो ध्यान रखना है कि अर्थिंग किया तो पूरा चार्ज उसी में चला जाएगा। तो ये जितना भी यहाँ नेगेटिव चार्ज है वो पूरा कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गया? क्योंकि पॉजिटिव तो इसकी वजह से बंधा हुआ है इधर, तो नेगेटिव पूरा चला गया। अब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बचा है, हमने अर्थिंग हटा दी। अर्थिंग हटा दी तब भी क्या हुआ? इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद इसको भी हटा देंगे, इसको भी हमने गायब कर दिया, तो क्या बचा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो गया। इस मेथड को कहते हैं इंडक्शन। तो हमने इंडक्शन के थ्रू टच नहीं किया किसी चीज़ को, हमने इसको इससे टच नहीं कराया। टच कराते तो क्या हो जाता? तब वो कंडक्शन मेथड हो जाता। टच कराए बिना इसको चार्ज करा दिया तो वो क्या हो गया? इंडक्शन मेथड हो गया। इंडक्शन के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड अभी हमने देख लिया, इसमें हमने अर्थिंग देकर इसको चार्ज करा दिया। ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। दूसरा है, दूसरा इंडक्शन का तरीका है, इसमें हम अर्थिंग नहीं करेंगे। ये और भी इजी तरीका है। हमने क्या किया, इस बार दो स्पेयर ले लिए, ए और बी, दोनों ही क्या है? न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है अभी। फिर हम क्या करेंगे, किसी एक को ले आएंगे अलग से, जिस पर क्या है? चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज हम इधर लाए तो होगा क्या? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भागेंगे इधर से, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर से इधर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि एक और टच में है और ये भी कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर पहुँच जाएंगे। क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं? दूर से दूर चले जाएं, तो उन्हें जितना दूर जाने का मौका मिलेगा वो उतना दूर पहुंच जाएंगे। तो इस नेगेटिव की वजह से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ शिफ्ट हो गए। ये जगह पे क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस जगह पे, तो अगेन क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसा हमने पिछली बार देखा था। तो ये पॉजिटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम तीनों को अलग अलग कर देंगे। हमने इसको अलग किया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये इस पर नेगेटिव चार्ज तो था ही, इसको अलग कर लिया तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर बचा रह गया। ऐसे थोड़ी देर बाद इसको अलग किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया। अर्थिंग नहीं देनी पड़ी। हमने क्या किया? इसको नीचे नहीं भेजा ज़मीन में, हमने क्या किया? इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट किया तो अब चार्ज वापस तो नहीं जा पाएंगे इतनी जल्दी, तो वो नेगेटिव रह गया। और ये इस पर पॉजिटिव था ही, तो इसको पॉजिटिव कर लिया, मतलब पॉजिटिव से हटा लिया यहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये ज़्यादा सिंपल मेथड है इंडक्शन का। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक मेथड को आप समझा सकते हो। तो ये तीन मेथड होते हैं चार्जिंग के, जिनसे हमें समझ आता है कि चार्जिंग किस तरह से की जा सकती है, किसी कंडक्टर की या किसी इंसुलेटर की। इंसुलेटर अगेन फ्रिक्शन से हो रहा था, और कंडक्टर किससे हो रहा है? कंडक्शन से और इंडक्शन से। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए चार्ज के बारे में, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। पहला है द चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जैसे सपोज हमने इसको प्लस चार्ज दे दिया, तो प्लस चार्ज कभी इस तरह से नहीं रहेगा कि अंदर बना रहे, वो टोटल कोशिश करेगा कि वो पूरा कहाँ फैल जाए? सरफेस पर। वो कभी भी बीच में नहीं होगा।
वो पूरे में फैल जाएगा बाहर की ओर सरफेस पर। ऐसा क्यों करता है चार्ज? चार्ज इसलिए करता है क्योंकि चार्ज देंगे या तो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है या नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है। इस कंडीशन में हमने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल करेंगे। तो रिपल्सन की वजह से वो क्या चाहते हैं? एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से जितना दूर जा सके उतना दूर चले जाएं। यहाँ पर देखो, सरफेस ही वो जगह है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा दूरी मेंटेन कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, और इसी वजह से वो क्या आ जाते हैं? सरफेस पर आ जाते हैं। अगर बीच में कहीं होते तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती, और बीच की डिस्टेंस कम होती का मतलब क्या है? कि उनके बीच की रिपल्सन ज़्यादा है। तो वो कोशिश क्या करेंगे? एक दूसरे से और दूर जाने की। बस वो सरफेस से बाहर नहीं भाग सकते हैं। अगर उनका इतना बस चले तो सरफेस से बाहर भी चले जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन की वजह से वो क्या हो रहा है? एक दूसरे से जितना कोशिश कर रहे हैं दूर जाने की चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पर होता है किसी कंडक्टर के। किसके? कंडक्टर के। इंसुलेटर के नहीं होता है। इंसुलेटर के जहाँ दोगे वहीं बना रहेगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन भाग नहीं सकते हैं, चार्ज भाग नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? चार्ज भाग सकता है, तो भागकर वो कहाँ पहुँचता है? सरफेस पर, और वहीं पर बना रह जाता है। इनसाइड द होलो कंडक्टर देयर इज नो चार्ज इन होलो स्पेस। तो चाहे होलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड हो, लेकिन अंदर कभी भी चार्ज होगा ही नहीं। अभी हमने समझ लिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरा सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो यहाँ क्या है? जीरो चार्ज है। थर्ड, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एडिटिव क्वांटिटी if there are a number of charges placed at a different point of the body, the total charge of the body will be equal to the algebraic sum of all charges। तो ऐसा होता है। अभी जैसे मैंने इसको कुछ, मान लो कि मैंने 20 माइक्रोकूलम दिया प्लस, इस कंडक्टर को मैंने 20 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब अगर मैं इसको 10 और दे दूं, 10 माइक्रोकूलम प्लस में और दे दूं, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 30 माइक्रोकूलम। मतलब सिंपल ऐड हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही तो समझाया, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अगर सपोज मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया होता, -10 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज दिया होता, तो 20 में से 10 कम हो जाता, तो ओवरऑल कितना बचता? तो ओवरऑल 10 कूलम बचता, वो भी पॉजिटिव। अगर सपोज मैं इसको 30 कूलम दे देता माइनस का, तो ये प्लस का 20 है, माइनस का 30 है, तो कितना बचता? माइनस का 10 बचता। तो एडिटिव क्वांटिटी होती है चार्ज, जितना दोगे उसके हिसाब से प्लस माइनस होकर हो जाएगा। लास्ट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस द पॉजिटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। वेक्टर क्वांटिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो वेक्टर में डायरेक्शन बताती है। जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन ये है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। सपोज अगर डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाए तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव फोर्स है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या है कि पहले से फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको पॉजिटिव लेकर चलते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन दिखाते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद का जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना तो कभी ख़त्म किया जा सकता है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हर एक चीज़ के साथ यूज होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, उसी तरह से क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। सिंपल प्रोसीजर होता है। हो क्या रहा है, अगर मैं दो चीज़ों को रब कर रहा हूँ तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन गायब हुए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पहुँचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं गायब हो गया। मतलब क्या है, जितना चार्ज यहाँ से गया है उतना ही चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा। खुद से ना तो क्रिएट होगा ना ही खुद से डिस्ट्रॉय होगा। सिंपल सी चीज़ है, उसी का एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम पे हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की बात कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है वो भी, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे, वो नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।